हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में एमिनो के रासायनिक गुण हमने पढ़ना शुरू किए थे और हमने देखा था कि एमिनो की क्षारीय प्रकृति के क्या कारण हैं और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में कौन ज़्यादा क्षारीय है, क्यों है, अमोनिया से तुलना देखी थी और क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली कुछ अभिक्रियाएं भी हमने देख ली थी। अब कुछ और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एमिनो की क्रिया धातु आयनों से करवाते हैं तो उपसहसंयोजक संकुलों का निर्माण होता है। निम्नतर एलिफैटिक एमीन धातु आयनों जैसे कि Ag+ या Cu+2 आदि के साथ क्रिया करके संकुल लवण बनाते हैं। तो देखना यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि Ag+ आयन के लिए हमें कौन सा साल्ट लेना पड़ेगा, AgCl। AgCl हमने लिया, उसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एथिल एमीन से। तो एथिल एमीन के कितने अणु हमने काम में लिए हैं, 2 काम में लिए हैं। यहाँ समझने वाली बात यही है, बाकी उत्पाद कैसे बनाना है ये तो बहुत ही आसान है समझना। Ag धातु आयन है तो इसके साथ ही ये जो एमीन है उसका नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देकर इस Ag को उपसहसंयोजक बंध बनाएगा और Ag के ऊपर कितना आवेश होता है, +1 आवेश होता है। तो ये ध्यान रखना कि 2 अणु इसके काम में लेंगे, 2 अणु इसके साथ सहसंयोजक बंध बनाएंगे। देखो सहसंयोजक बंध तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ Ag बीच में रखा और दोनों अणु इस तरह से दर्शा दिए। जो इनके नाइट्रोजन है वो Ag के साथ क्या बना रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं और इसको बड़े कोष्ठक में बंद करके इसके ऊपर यहाँ प्लस का आवेश लगा दिया और ये जो Cl आयन था ये इसके बाहर लिख देते हैं, जिससे ये एक उपसहसंयोजक संकुल यौगिक बन जाता है, ठीक है ना। और ये जो है कॉपर क्लोराइड, आपको पता है कॉपर का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 2 है। तो दुगने एमीन के अणु हम यहाँ काम में लेंगे, कितने लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है ना। और वो 4 एमीन के अणु कॉपर के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। या तो ये संरचना खोल कर लिख सकते हो जैसे ये लिखी थी। अगर यहाँ Cu लिखेंगे तो जैसे ये 2 यहाँ लिखे हैं, फिर एक ऊपर और एक नीचे लिख देंगे, उसको बड़े कोष्ठक में बंद करके ऊपर क्या लगा देंगे, +2 आवेश, और ये Cl2 बचा वो उसको आगे लिख देंगे। तो ये एक गहरे नीले रंग का संकुल हमें प्राप्त होता है। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि कितने एमीन के अणु संकुल में भाग लेते हैं। तो मैंने बता दिया वो तरीका आपको। Ag+1 आवेश होता है तो 2 लेंगे, इसमें +2 आवेश होता है तो दुगने 4 लेंगे। इसके बाद अगला रासायनिक गुण है एमिनो का एल्केलीकरण। एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का एल्किल समूह द्वारा विस्थापन होता है, जिससे द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा चतुष्क लवण प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया फिर आ गई है, फिर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ली है एलिफैटिक एमीन कोई भी, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवा रहे हैं, यहाँ एल्किल आयोडाइड से करवा रहे हैं। तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक होगा, एल्किल आयोडाइड से आयोडाइड आयन पृथक होगा, HI अणु यहाँ से मुक्त होगा और ये R है उस H की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, R2NH। अब आगे अगर एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में लिया है तो वो फिर से द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करेगा और फिर बचा हुआ हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, तृतीयक एमीन बन गई है। और फिर इसमें हमने पहले भी देखा था कि तृतीयक एमीन के नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी वजह से एक एल्किल समूह और उसके साथ जुड़ सकता है, इसीलिए ये तो हो गया R4। R3 से क्या हो गया, R4, क्योंकि ये चारों ही R किसके साथ जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देता है, इसलिए नाइट्रोजन पर धनावेश आ गया। और धनावेश आने की वजह से जो आयोडाइड आयन था उसको अब कोई हाइड्रोजन तो मिला नहीं जुड़ने के लिए, इसीलिए ये इसी धनावेश के पास आकर इसके साथ आकर्षित हो जाता है और एक लवण का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। इसी प्रकार से
एरोमेटिक एमीन भी अभिक्रिया करते हैं। एरोमेटिक एमीन के रूप में हमने यहाँ पर कौन ली है, एनिलीन ली है। तो बारी बारी से हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते चले जाएंगे। यहाँ पर एनिलीन की अभिक्रिया हम मेथिल आयोडाइड से करवा रहे हैं। मेथिल आयोडाइड में मेथिल समूह इसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, फिर से मेथिल आयोडाइड इस द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके तृतीयक एमीन का निर्माण करेगा, और तृतीयक एमीन मेथिल आयोडाइड के साथ दोबारा अभिक्रिया करके ट्राई मेथिल एनिलीनियम आयोडाइड जो चतुष्क अमोनियम लवण है इसका निर्माण कर लेती है। ठीक है ना। यह अभिक्रिया हमने एमीन के निर्माण में भी देखी थी। उसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसमें अमोनिया की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, लेकिन ये एमीन की रासायनिक गुण है तो एमीन से ये शुरुआत हो रही है। ठीक है ना। चौथा रासायनिक गुण है एसिलीकरण। एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर NH2 समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का एसिटिल समूह यानी कि CH3CO द्वारा प्रतिस्थापन होता है। यह क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी होती है। यहाँ हम एसिटिल क्लोराइड का उदाहरण लेकर इस अभिक्रिया को समझ रहे हैं। और किसका निर्माण होता है, प्रतिस्थापित एमाइडों का निर्माण होता है। ध्यान रखना, किसका निर्माण होता है, प्रतिस्थापित एमाइडों का निर्माण होता है। कैसे हुई अभिक्रिया, यह है एसिटिल क्लोराइड। इस कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको जब बांध के लिखते हैं तो COCl लिख देते हैं, है ना। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R NH2 है, CH3 COCl। ठीक है, ये अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो। दो हाइड्रोजन है, प्राथमिक एमीन अभिक्रिया कर रही है तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हुआ, H इस Cl के साथ जुड़कर HCl गैस बाहर निकल जाएगी और ये दोनों जो बच गए वो आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि इस कार्बन से ये नाइट्रोजन आकर जुड़ जाएगा। CH3CO से कौन आकर जुड़ गया, ये N आकर जुड़ गया, जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और एक R जुड़ा हुआ था, एल्किल समूह जुड़ा हुआ था। तो ये देखिए ये क्या हुआ, CH3CONHR बांध कर लिखा मैंने इसको, तो इस तरह से लिखा जाता है CH3CONHR। आपको पता है कि एमाइड का क्या सूत्र होता है, CH3CONH2 क्या होता है, एमाइड होता है। यानी कि CONH2 जो क्रियात्मक समूह है ये किसका होता है, एमाइड का होता है। और यहाँ भी इसी तरह का समूह है, CONH2 तो नहीं है लेकिन H की जगह कौन है, R है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रतिस्थापित एमाइड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन CONH2 समूह के हाइड्रोजन की जगह जब कोई एल्किल समूह होता है तो वो प्रतिस्थापित एमाइड कहलाता है। ठीक है ना। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले R का नाम लिखेंगे N लगाकर। जैसे अगर ये CH3 है तो ये क्या हो जाएगा, N एल्किल और ये क्या है, एसिटेमाइड। ठीक है, ये क्या है, एसिटेमाइड है। एसिटेमाइड का ही तो व्युत्पन्न हुआ ये, N एल्किल एसिटेमाइड। आगे बात समझ में। इसी तरह से यहाँ पर एरोमेटिक एमीन ली है जिसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाई है। Cl को हटाकर, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर ये NHC6H5 समूह यहाँ आकर जोड़ दिया है। तो ये भी एक एमाइड है। देखिए CONH2 की जगह H की जगह क्या आ गया है, ये फेनिल समूह आ गया है। तो ये नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी है, तो नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी को N लगाकर आगे लिख दिया, N फेनिल। और ये क्या था, एसिड एमाइड। इसको एसिटेनिलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारे पढ़े हुए तो होते हैं, आते भी हैं सामने, जैसे एसिटेनिलाइड की क्या संरचना होगी। ठीक है, तो ये आपने अभी पढ़ा लेकिन इसको हम इग्नोर करते चले जाते हैं, जबकि बुक से बाहर कोई भी बोर्ड में कुछ पूछा नहीं जाता। तो ये नाम ध्यान रखना, एन फेनिल एसिटेमाइड को ही एसिटेनिलाइड कहते हैं, जिसकी ये संरचना होती है। एसिटेमाइड में NH2 समूह के एक हाइड्रोजन की जगह फेनिल समूह जोड़ दो, वो एसिटेनिलाइड या एन फेनिल एसिटेमाइड कहलाता है।
अगला रासायनिक गुण है बेंजोइलीकरण। इसमें और एसिलीकरण में क्या अंतर है? जो एसिलीकरण था उसमें तो हम ले रहे थे एलिफेटिक ऑयल क्लोराइड, ठीक है, या एल्केनॉइल क्लोराइड, और इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, यानी कि एरोमेटिक ऑयल क्लोराइड लेंगे। इसमें एलिफेटिक था, इसमें एरोमेटिक ऑयल क्लोराइड लेते हैं। और एमीन कोई सी भी हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है। इसीलिए जब बेंजोइलीकरण करवाते हैं तो तरीका वही है, लेकिन जब बेंजोइल क्लोराइड लेंगे अभिकारक के रूप में तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया। एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर NH2 समूह में उपस्थित सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु का बेंजोइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। अभिक्रिया का तरीका वही है, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये NHR इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा, ये भी एक प्रतिस्थापित एमाइड बनता है। R की जगह जो भी एल्किल समूह होगा उसका नाम लिख देंगे, और ये क्या है? बेंजामाइड। C6H5CONH2 बेंजामाइड होता है, ये प्रतिस्थापित एमाइड है, इसीलिए एल्किल समूह का नाम पहले लिख दिया और फिर बेंजामाइड लिख दिया। अब है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। याद कीजिए, ये अभिक्रिया हम पहले भी देख चुके हैं, और कहाँ देखी थी? और देखिए ये अभिक्रिया आगे भी आएगी। पहले कहाँ देखी थी? क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में देखी थी। अब कहाँ देख रहे हैं? ये एमीन के रासायनिक गुणों में देख रहे हैं। और आगे कहाँ आएगी? आइसोसाइनाइड के निर्माण की विधि में आएगी। इसीलिए ये अभिक्रिया इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो अभिक्रिया बार बार रिपीट होती है, देखो 3 पाठों में लगातार रिपीट हो रही है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और आइसोसाइनाइड जो होता है वो बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। बनते ही पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन गया। इसकी स्मेल कैसी होती है, जब हम लैब में काम करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो पता चल जाएगा आपको कि कैसी गंध होती है। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंधमय उत्पाद आइसोसाइनाइड, जिसे कार्बिल एमीन भी बोलते हैं IUPAC नामकरण में, प्राप्त होता है। यह क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। ये इसमें विशेष बात यही है कि प्राथमिक एमीन ही ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। इसलिए प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। और तरीका मैंने बताया ही था आपको कि जितने Cl होंगे उतने KOH हम यहाँ काम में लेते हैं, ठीक है। तो 3 KCl बाहर निकल जाएंगे, 2 जल के अणु बाहर निकलते हैं, और 3 जल के अणु बाहर निकलते हैं, 2 और 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 3 जल के अणु बाहर निकले। देखिए 3 K यहाँ से निकला, 3 Cl यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब यहाँ 3 OH बचे, इनको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये हैं, ये भी OH के साथ बाहर निकल गए, 3 जल के अणु बाहर निकल गए। अब बचा क्या? यहाँ N बचा, और यहाँ देखिए सब उत्पाद में बदल गए, सिर्फ कार्बन बचा। तो एक कार्बन इस N के साथ आकर जुड़ गया, और क्या बन गया? आपका मुख्य उत्पाद बन गया। आइसोसाइनाइड कौन सा बनेगा? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी एमीन दे रखी हो, प्राथमिक एमीन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जोड़ दो, वही आपका उत्पाद होगा। अगली अभिक्रिया है कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया, जिसे हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहा जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? CH2, जिसकी संरचना क्या होती है? कार्बन के साथ 2 सल्फर के परमाणु द्विबंध से जुड़े रहते हैं। जैसे CO2 की संरचना होती है, वैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड की संरचना होती है। प्राथमिक एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन HgCl2 की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया कर
एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनाते हैं। नाम याद रखना, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ये एग्जाम में पूछा गया था। एल्किल आइसोथायोसाइनेट की संरचना बनाइए। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एसिटेनिलाइड की पूछ सकते हैं, तो ये पूछी गई थी। कुछ बच्चे तो सोचते रह गए कि ये क्या पूछ लिया। अगर एक दो बार भी ये पढ़ी होती तो तुरंत इसका जवाब आप दे देते, और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको किससे के आधार पर याद रखना है। इस प्रकार प्राप्त एल्किल आइसोथायोसाइनेट की गंध सरसों के तेल के गंध के समान होती है, इसलिए इसे हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, हॉफमैन वैज्ञानिक का नाम है, मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल का इंग्लिश में नाम है। तो हॉफमैन ने पता किया कि जब ये बनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सरसों का तेल बना लिया है, सरसों के तेल के समान इसकी गंध होती है, इसलिए नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट भी है। तो उत्पाद की संरचना ही पूछ ली और कुछ नहीं पूछा, तो रिएक्शन नहीं पूछी तो उत्पाद की संरचना पूछ ली। तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ देखिए उत्पाद कैसे बना, उसका आइडिया लगाते हैं। प्राथमिक एमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, और ये है HgCl2, ठीक है। तो उत्पाद का अनुमान कैसे लगाओगे? देखो, यहाँ से दोनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन निकाल दिए और यहाँ से एक सल्फर को तोड़ दिया, दोनों बंद तोड़ दिए, तो कार्बन के दोनों बंद फ्री हुए, यानी कि कार्बन की 2 संयोजकता खाली हुई, और नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन निकले थे तो नाइट्रोजन की 2 संयोजकता खाली हुई। तो इस कार्बन को इस नाइट्रोजन के साथ द्विबंध से जोड़ दीजिए, यानी कि RN द्विबंध, एक सल्फर निकल गया, एक बचा हुआ है इस द्विबंध से, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये क्या बना? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो बहुत ही आसान है उत्पाद का अनुमान लगाना। और H2, ये दोनों हाइड्रोजन HgCl2 के दोनों क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 2HCl का निर्माण कर लेते हैं, और ये जो सल्फर है ये Hg के साथ जुड़कर HgS का निर्माण करता है, ठीक है। और इसको कैसे पहचाने? देखो, कल बात कर रहे थे हम मिथाइल परसों बात कर रहे थे मिथाइल आइसोसाइनेट की, क्या संरचना होती है उसकी, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर पदार्थ है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये होता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। निर्माण की विधियों में हमने देखा था, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में आया था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? सिर्फ ऑक्सीजन की जगह S लिखना है, CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये क्या हो गया? मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, है ना। O की जगह S आ गया तो ये हो गया थायो, और R की जगह कोई भी हो सकता है। यहाँ तो मिथाइल बोल रहे हैं, लेकिन इसकी जगह भी R लिख दें तो इसका नाम क्या बोला जाएगा फिर? कॉमन एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और ये क्या हो गया? एल्किल इसको क्या बोलेंगे? एल्किल आइसोसाइनेट। जैसे इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक गैस। तो ये शॉर्ट में याद रखो, मिक गैस की संरचना, मिथाइल आइसोसाइनेट की संरचना क्या है, और उससे ही क्या बनेगा? MITC, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाना है। इसकी जो गंध है वो सरसों के तेल के समान होती है, इसलिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। देखो, 3 तरह की एमीन होती हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। उसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल व N2 बनाते हैं, और तीनों देखो अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। द्वितीयक एलिफेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर नाइट्रोसो एमीन बनाते हैं, जो कि पीली तैलीय परत के रूप में अविलेय होने के कारण जल में पृथक हो जाते हैं। और जो तृतीयक एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर विलेय नाइट्राइट लवण बनाते हैं। कैसे ये अभिक्रिया करते हैं वो देखना जरूरी है, कि जो प्राथमिक एमीन है वो कैसे अभिक्रिया करेंगे। देखो, नाइट्रस जो अम्ल है इसकी संरचना पता होनी चाहिए, फिर अभिक्रिया करवाना आसान हो जाएगा। देखिए, ये है CH3 CH2
नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, और HNO2 की संरचना इस तरह से होती है। N के साथ एक OH जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन द्विबंध के साथ जुड़ा होता है, HNO2। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन क्या होती है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया इस तरह से करवाओ। तो ये क्या बना, CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो प्राथमिक एमीन जब नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है, एल्कोहल, और सह उत्पाद ये N2 और ये H2O। लेकिन जब द्वितीयक एमीन अभिक्रिया करता है नाइट्रस अम्ल के साथ, तो देखिए द्वितीयक एमीन क्या होगा, ये है द्वितीयक एमीन। तो इसको इसके सामने रखो, फिर नीचे रखने की जरूरत नहीं है। द्वितीयक एमीन से अभिक्रिया करवाते समय हम क्या करते हैं, HNO2 इसको इसके सामने रखो, सामने इस तरह से रखें कि OH इसकी तरफ हो। तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकालो, यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला। तो ये जो द्वितीयक एमीन का नाइट्रोजन है जिससे हाइड्रोजन निकला है, ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है एकल बंध से, और ये उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखो नाइट्रोसो उत्पाद है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये इसके सामने रखा है, OH यहाँ से निकला है, यहाँ से H निकला है। और तृतीयक एमीन में क्योंकि नाइट्रोजन होता नहीं है, तो फिर ना तो ये O निकलता है ना ही OH निकलता है। यहाँ OH का हाइड्रोजन जाता है कि भाई मैं जाऊँगा अभिक्रिया करने, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कौन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन बुला लेता है हाइड्रोजन को कि तू आजा। तो हाइड्रोजन को जैसे ही बुलाया, देखो R3NH हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश आ गया। धनावेश आते ही ये NO2 जो बचा पीछे, ये माइनस में होता है, तो ये इसी के पास रह गया। तो ये एक लवण बन जाता है, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है ना, अभिक्रिया करवाना बहुत ही आसान है, एक बस इसमें ध्यान रखना है। इसमें अल्कोहल बनता है, अभिक्रिया का तरीका मैंने बताया। इसमें अभिक्रिया का तरीका थोड़ा उल्टा होता है, और इसमें लवण का निर्माण होता है। वैसे इसके प्रोटॉन को एक सौख लेता है अपने लोन पेयर देकर। तो ये थी नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया। कुछ और अभिक्रियाएं हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।